गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कुमार रौनक आप लोगों का हिस्ट्री मेंटर आपका सिविल सेवा मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर के डिस्कस करने के लिए। ये डिस्कशन हम 72nd फाउंडेशन बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए करेंगे और इस डिस्कशन के बाद आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट को किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सिलेक्शन में, जहां पीटी में लगभग 35 क्वेश्चंस, कई बार कुछ ज़्यादा भी, और मेंस में 114 मार्क्स का सवाल आता है। और अगर आप बदलते ट्रेंड्स को भी देखें बीपीएससी के, तो हिस्ट्री ही अभी तक वो सब्जेक्ट रहा है जहाँ पे कहीं ना कहीं आज भी ट्रेडिशनली फॉलो हो रहा है मेंस में, अभी भी ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि इस सेक्शन को हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। चलिए मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। तो आपको ये समझना है कि हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, और हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस को पीटी, जहाँ पे आपके लगभग 35 मार्क्स, कई बार ज़्यादा भी 35 प्लस लिख लेते हैं हम लोग, और मेंस मेंस में लगभग आपके 100, लगभग क्या 114 मार्क्स के सवाल आते हैं। सबसे पहले हम पीटी पे आते हैं, क्योंकि यही तो पहला स्टेज है जो हमें पार करना है। तो पीटी में हम देखिए, आपको 3 सेक्शन है मुख्यतः, आपके 3 सेक्शन रहेंगे। आप भी जानते हैं इतना बेसिक, एंशियंट, मिडीवल और आपका मॉडर्न। देखिए मैं आपको बता दूं, एंशियंट और मिडीवल जो है ये आपका पीटी तक ही कन्फाइंड रहता है, ये मेंस में इसका कोई बहुत योगदान नहीं है। अगर हम कुछ आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन को छोड़ दें, जैसे मौर्यन आर्ट हुआ, पाल आर्ट हुआ, या मिडीवल से आप जोड़ ले तो एक पटना कलम आर्ट हुआ, मगर वो आर्ट एंड कल्चर का एक सेक्शन है, डायरेक्ट कोई बहुत ज्यादा योगदान रहता नहीं है इसका। पीटी में ये रहता है, और पीटी में आप देखिएगा तो कई बार 5 मार्क्स के, आप हम एक एवरेज मान करके हम लोग चलते हैं, यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं टोटल, दोनों को मिला करके, ज्यादा कम हो सकता है एग्जाम के अनुसार। चलिए अब हम आगे बढ़ें। तो एंशियंट में हम लोग अगर देखें, सबसे पहले हम लोग देखें एंशियंट में, तो पहला तो मान लीजिए आपका सिलेबस में एकदम एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हो या आपने जब ऑप्शनल चलता था बीपीएससी में तब भी देखा हो, तो ऑप्शनल में आपके स्टोन एज का जिक्र नहीं था, ऑप्शनल पेपर में भी। हालांकि फिर भी स्टार्टिंग के लिए हम स्टोन एज देख सकते हैं। स्टोन एज में आपको पता है, जैसे कि हम पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब कल्चर पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हुए चलेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं लगाना है। बिहार से रिलेटेड कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं या मीजोलिथिक साइट्स हैं, जैसे पैसरा मुंगेर का हुआ, चिरांद आपके यहाँ पे आपके छपरा में हुआ, उन सब कुछ साइट्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ब्रीफ ओवरव्यू लेके चलेंगे। जहाँ से मेन क्वेश्चन आना शुरू होता है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा उठा करके देखिए, कोई भी एग्जाम हो, अगर एंशिएंट से सवाल आएगा तो 99% एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। इसमें हम लोग देखेंगे, मैं पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर मैं बताता हूँ कि हम लोग हर चीज में क्या क्या पे फोकस करने वाले हैं। फिर आप अगर आगे देखें, इसके बाद तो इसके बाद आपका आता है वैदिक एज। वैदिक एज, वैदिक एज में आप देखते हैं अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, ठीक है। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था भैया, तो ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में चल रहा था, और अब धीरे 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 हमारा लेटर वैदिक एज तक कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो गंगा वैली में शिफ्ट हो जाता है हमारा फोकस, हमारा सेंटर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा पॉलिटिकल, गंगा वैली में, ये लेटर वैदिक तक में हो जाएगा। अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसी रीजन में एक महाजनपद बहुत ज्यादा डेवलप करता है। महाजनपद तो आपके हर जगह पे था, हर जगह पे था, साउथ तक में था और आपके नॉर्थ वेस्ट तक में भी था, लेकिन जो रीजन जहां डेवलप करता है वो मगध का महाजनपद डेवलप करता है आपके। तो हम पहले देखेंगे महाजनपद, और महाजनपद में भी स्पेशल रेफरेंस रहेगा मगध का, क्योंकि ये तो भाई बिहार स्पेशल भी हो गया है ना, तो मगध का रेफरेंस रहेगा। मगध के अलग अलग डायनेस्टीज हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे।
बिंबिसार के वंश के बारे में, हरियंक वंश के बारे में भी देखेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में भी देखेंगे और ऐसे तमाम वंशों के बारे में देखेंगे। फिर जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अगला चैप्टर हमारा रहता है, वो रहता है हेटेरोडॉक्स सेक्ट, जिसको आप सामान्य भाषा में जिसको आप कहते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म। मगर आपको पता होना चाहिए कि इस दौरान बहुत से हेटेरोडॉक्स सेक्ट आए थे। इसमें एक प्रोमिनेंट आप और देखते हैं, मखली गौसाल वाला सेक्ट है ना, मखली गौसाल ने जो सेक्ट चलाया था उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग देखेंगे तो हेटेरोडॉक्स सेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें हमें कवर करना है। और तीसरा, और उसके बाद हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अब क्या होगा कि इसके बाद हम लोग मौर्यन अंपायर, मौर्यन अंपायर, और यहां से आप समझिए कि हम जो भी चीजें अभी तक देखते आए हैं मौर्यन एम्पायर का, हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसका सोशल हिस्ट्री, इसका इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, इसका कल्चरल एक्सपेक्ट, और जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर, है ना, वो कल्चर में ही आ गया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर या आर्ट एंड कल्चर, आप जो भी बोलिए, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। मौर्य में ही आप देखेंगे तो हम अशोक के धम्म के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम मौर्य साम्राज्य में कुछ महत्वपूर्ण लोग आए, जैसे मेगस्थनीज हुए आए यहाँ पे, उनके बारे में पढ़ेंगे। या यहाँ चाणक्य विराजमान थे, उनके अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है अर्थशास्त्र के बारे में 3-4। तो मौर्यन एम्पायर, मौर्यन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि जो ये मैंने समझाया था ना, यहाँ पे मगध में महाजनपद हुआ, महाजनपद के बाद यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होते रहा, केंद्रीकरण होते रहा, और मौर्यन एम्पायर बना। ये मौर्यन एम्पायर बिखर जाएगा, और मौर्यन एम्पायर जब बिखर जाएगा तो आएगा समय पोस्ट मौर्य का। किसका आएगा भैया? पोस्ट मौर्य का। आपने कई बार कहानी सुना होगा कि भैया लास्ट जो रूलर थे मौर्य के, बृहद्रथ, उनकी हत्या किसने कर दी थी? तो उन्हीं के कमांडर इन चीफ सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो यहाँ पे जो जो वंश आएंगे उसमें आपके, आप 2-4 वंशों के बारे में मैं आपको यहाँ नाम लिख करके समझा देता हूँ। जैसे कि आपके आएंगे यहाँ पे शिशु, ये एक मिनट रुकिएगा, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी आपके पुष्यमित्र शुंग ने, तो आपके आएंगे शुंग वंश। मैं गलती से कुछ और लिख रहा था, शुंग डायनेस्टी। फिर आपके कनवा आएंगे, और इसी तरह से तमाम और भी पोस्ट मौर्यन वंश जो है आते रहेंगे, जिसमें आप फिर देखते हैं कि इंडो ग्रीक्स भी आते हैं, फिर आपके शक आते हैं, पर्थियंस आते हैं, कुषाण आते हैं। अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, हम लोग देखेंगे इसको आगे, तो आपको ये सब भी देखना है। इंडो ग्रीक पहले लोग थे जिनके क्या है, जिनका पूरा इतिहास सिक्कों पर ही आधारित है। टोटल हिस्ट्री इनका किस पे बेस्ड है भाई? न्यूमिस्मेटिक्स पे बेस्ड है। शक है भैया, है ना, जिसमें आप रुद्र दमन के बारे में पढ़ते हैं। पर्थियन है, जिनके समय गोंडोफेडनस राजा के समय यहाँ पे ईसाई आपके फादर आए थे, पादरी आए थे। और कुषाण में हम लोग कनिष्क के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। और उसमें फिर देखिए जो भी पीरियड आएगा उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, वो कॉमन चलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पोस्ट मौर्य के बाद आप देखिएगा तो फिर से सेंट्रलाइजेशन होता है, और अब आता है गुप्ता अंपायर। गुप्ता अंपायर आता है, गुप्ता अंपायर में भी फिर वही कहानी हमें पढ़ना है। गुप्ता अंपायर का हमें फिर वही सब कहानी पढ़ना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त, ऐसे वगैरह वगैरह, है ना। कुमार गुप्त, इस तरह से बहुत से राजा आएंगे। मतलब मौर्य एम्पायर, ये गुप्ता एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुप्ता के बाद हम लोग देखेंगे तो फिर हमें दिखेगा कि फिर से डिसेंट्रलाइजेशन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हूनों का आक्रमण होता है, हून्स अटैक करते हैं, हून इन्वेजन होता है। और हून इन्वेजन के बाद क्या होता है जी, गुप्ता एम्पायर ब्रेक कर जाता है। और उसके बाद आप सीधा पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एंशियंट का सिलेबस आप देखेंगे किताबों में भी सामान्यता जनरली यहीं पे आपका हर्षवर्धन के बारे में पढ़ करके आपका सिलेबस खत्म हो जाता है कि हर्षवर्धन के आखिरी हिंदू राजा था, ये था, वो था। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन साउथ में जा करके नर्मदा नदी के किनारे हार गया था पुलकेशिन से। तो ये सब बातें हैं। तो सर क्या यहाँ पे एंशियंट खत्म हो गया? जी हाँ, एंशियंट यहीं पे खत्म हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न पढ़ते हैं।
लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा और एक आपका टॉपिक आता है जिसे हम बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं मिडाइवल के पहले का टॉपिक, मिडीवल के पहले का टॉपिक अर्ली मिडीवल, माफ कीजिएगा, अर्ली मिडीवल। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा यहाँ से नहीं आते हैं, मगर मिडी एंशियंट के साथ ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है ये चीजें, तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसमें आप लोग देखिएगा ना तो बहुत से रीजनल किंगडम्स हुए, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि हर्षवर्धन जो था उसे कहा जाता है लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर, मतलब इस पे डिबेट चलता है हिस्टोरियंस के बीच में। तो हर्षवर्धन जो था यहाँ कहीं थानेश्वर कन्नौज में बैठा हुआ था। जब हर्षवर्धन गद्दी पर से हटता है और फिर से विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन का दौर शुरू होता है, तो आप इसी वक्त को हम लोग कहते हैं हिस्ट्री में पढ़ने के लिए अर्ली मिडीवल। और अर्ली मिडीवल में आप देखेंगे तो कुछ क्या होते हैं जी, राजपूत किंगडम्स आते हैं, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा एग्जांपल में। राजपूत डायनेस्टी आएगी जिसमें प्रोमिनेंट आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ लेना है, चौहान्स के बारे में पढ़ लेना है, थोड़ा सा हमें चंडेलास के बारे में पढ़ लेना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है कि इनकी कैपिटल क्या है, तो जजाक भुक्ति है, तो फिर भैया खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चंडेलों ने करवाया। ऐसे क्वेश्चन तमाम बार आए हुए। इसी तरह के दो चार और वंश है, परमार वगैरह भी हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि राजपूत डायनेस्टी। उसके बाद देखिए मैं इस मैप में थोड़ा समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। यहाँ पे आपको राजस्थान की तरफ राजपूत डायनेस्टी दिखेगा, थोड़ा आप जब नीचे आएंगे इधर तो आपको फिर राष्ट्रकूट दिखेंगे, राष्ट्रकूट दिखेंगे। इन सब के बारे में बहुत ज्यादा मतलब हमें रिसर्च नहीं कर लेना, लेकिन राष्ट्रकूट से कई बार वन एक सवाल आया है कि भैया जो ये अजंता एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है वो किसने बनवाया, तो वो राष्ट्रकूट के ही राजा कृष्णा ने बनवाया था। इस तरह के सवाल आते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता है कि हम इसको कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। ठीक है, हम रट लेते हैं उसको क्वेश्चन बैंक से, लेकिन अगर क्वेश्चन बदल करके आ गया, कोई नया क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा सा राष्ट्रकूट के बारे में ब्रीफली हम लोग देखते हुए चलेंगे। फिर जब आप थोड़ा सा इधर आइएगा राष्ट्रकूटों के बारे में, फिर क्या है भैया चालुक्य के बारे में। अब चालुक्य के बारे में बहुत, चालुक्य के इतिहास में हमें पीएचडी नहीं करना है, लेकिन हमें यह समझना है कि यही चालुक्य का संबंध किससे है जी, इसी चालुक्य का संबंध हर्षवर्धन के समय आता है। तो वहां हम एहोल प्रशस्ति, एहोल अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, रवि कृति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रवि कृति ने अपने आप को कालिदास और भास कहा था, का मिश्रण कहा था, ये देख लेते हैं। तो इसी तरह की बातें, तो हम लोग ये चालुक्य के बारे में ओवरव्यू देखेंगे। और उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसी क्षेत्र में फिर पल्लवाज आए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पल्लवाज और राष्ट्रकूटास का युद्ध चला, तो हमें युद्ध करने नहीं चले जाना है, बट हमें एक ओवरव्यू, नरसिंह वर्मन वन, ममल्ला किसे कहते हैं, क्योंकि देखिए आर्किटेक्चर और कल्चर के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीफ में हम लोग समझिए कि हर एक टॉपिक पे आपको आधा घंटा, 1 घंटा 45 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जब आते हैं इधर नीचे, अगर जब हम आते हैं तो हम चोलास को देख लेते हैं, चोलास को देख लेते हैं। फिर थोड़ा सा हम लोग अगर बंगाल बिहार की तरफ आते हैं, चूंकि बीपीएससी है, बिहार स्पेशल है, तो हम लोग पाला को देख लेते हैं और सेना को देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम अर्ली मिडीवल है, मतलब सर इसके बाद मिडीवल शुरू होगा जी। तो मिडीवल शुरू होगा तो क्योंकि पाल सेन, सेन वंश के बाद आप देखिएगा कि जो आपने खलजी का आक्रमण सुना होगा ना, वो सेन राजा के समय ही होता है, तो वहां से ये चीजें कनेक्ट होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हिस्ट्री कभी भी लीनियर ही नहीं, लीनियर वे में नहीं चलता है। हिस्ट्री ऐसे टाइम लाइन में हम लोग पढ़ते तो है सामान्यतः, लेकिन हिस्ट्री टाइम लाइन में नहीं चलता है। हिस्ट्री पैरेलल चलता है, मतलब टाइम लाइन में तो चलता है मगर मल्टीपल टाइम लाइन से एक साथ चलती है ना, मल्टीपल टाइम लाइन से एक साथ चल रही है। इसी अर्ली मिडीवल में आप देखिएगा तो अरब इन्वेजन ऑफ सिंध भी किताबों में लिखा रहता है। तो मतलब क्या है जी, ये बहुत ही लीनियर में तो चल रही है मगर मल्टीपल, मतलब बहुत से पैरेलल है इसके। चलिए अब हम लोग आते हैं मिडीवल की तरफ, मिडीवल हिस्ट्री की तरफ। तो मैं समझता हूँ कि एंशिएंट में आपको अगर इतने डिटेल में पढ़ा दिया जाए और इसके बाद अगर आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देख ले तो 5 में 5 आपके पक्के हो जाएंगे, 4 तो किसी खराब से खराब सिचुएशन में भी हो जाएगा। मिडीवल में आ जाए तो मिडीवल में हम सबसे पहले देखेंगे अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। क्या देखेंगे जी, अरब इन्वेजन, जो आपने मोहम्मद बिन कासिम वाली कहानी सुनी होगी। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, अरब था, टर्किश था, ये था वो था, तो अरब था, अरब इन्वेजन। उसके बाद हम देखेंगे टर्किश इनकर्सन, टर्किश के बारे में।
टर्किश में आप दो देखिएगा, एक तो सबसे पहले आप देखिएगा गजनी को, और उसके बाद आप देखिएगा गोरी को। देखिए ये अरब है, ये टर्किश है, इनके बीच में बहुत सा टाइम गैप, ये 712 में हुआ, ये 1000 के आसपास हो रहा है, 2-250 साल का डिफरेंस है ना। वही 2-250 साल जो है ना, तो जो मैंने आपको पीछे दिखाया पल्लवा, राष्ट्रकूटा, ये वो फलना, पाला, सेना, वो बीच में है। तो मैंने कहा ना बहुत से टाइमलाइन एक साथ चलते हैं। फिर ठीक है टर्किश हुआ। अब आपको पता है गौरी का ही स्लेब जो था, तो यहाँ दिल्ली सल्तनत हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत हो जाएगा भैया। इसका टाइम फ्रेम ही कई बार पूछ चुका है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो दिल्ली सल्तनत में आपके 5 स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्लस क्या पढ़ेंगे, तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री तो इधर हम लोग पढ़ लेंगे। इसी में देखिए स्लेब में कुछ राजा हैं, जैसे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, बलबन हुआ, उतने डिटेल में तो लिखने जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। कहने का अर्थ है कि ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत का ही क्या पढ़ लेंगे भैया, एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ लेंगे, बहुत से सवाल यहाँ से आते हैं। उसके कल्चर को पढ़ लेंगे, कल्चर में ही आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, तो ये आपका दिल्ली सल्तनत लमसम, और मिसलेनियस तो हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत हो गया। 1526 के बाद क्या हो जाएगा जी, तो आपका आ जाएगा आपका मुगल काल, मुगल अंपायर। और मुगल अंपायर में हम देखते हैं 1526 से 1707 तक मानते हैं, उसके बाद लेटर मुगल्स को मानते हैं ना। फिर इसमें वही बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, सोशल तो लगभग समाज एक प्रकार का ही रहेगा, रिलीजियस पॉलिसी, हालांकि अकबर और औरंगजेब के समय सोशियो रिलीजियस में बहुत से चेंजेस आएंगे, है ना। इकोनॉमी क्या था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, फलना चीज किसने बनवाया, ये किसने बनवाया, वो किसने बनवाया। और इसके अलावा मिसलेनियस जो भी यहाँ से बचेगा। ठीक है, तो ये आपका मुगल अंपायर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या बचा, तो अब इसके ये मेन है, आपको मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, आप अगर दिल्ली सल्तनत और मुगल ही सिर्फ पढ़ करके जाते हैं तो भी आपका क्या हो जाएगा, काम अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन चलिए इसके बाद क्या, तो आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाया दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक वंश का शासक था, तो उसी समय क्या था, आप पढ़े होंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, नहीं पढ़ेंगे तो आप हमारे साथ पढ़ेंगे। उसी समय कुछ रीजनल किंगडम इमर्ज हुए थे, जिसमें से आपको जो 2 रीजनल किंगडम देखना है, संगम एज, जिसमें कि कृष्णदेव राय के बारे में अक्सर सवाल आते हैं, और मराठा के एक अष्ट दिग्गज, और ये वाले में हम लोग कंफ्यूज भी करते हैं। तो संगम ए डायनेस्टी वाला हो गया, और आपका इसी का एक दुश्मन था भैया, इसी के अगल बगल में बहमनी, ये 2 के बारे में पढ़ लेना है। इन सब के अलावा हमें और क्या पढ़ना है, तो हमें थोड़ा सा सिख गुरु के बारे में देख लेना है, क्योंकि बिहार से इसका रिलेशन रहा है, और मिडिवल का एक चैप्टर भी है, सिखिज्म के बारे में देख लेना है। और फिर हमें मराठा के बारे में देख लेना है, मराठास के बारे में, उसमें भी स्पेशल रेफरेंस किसका रहेगा, शिवाजी का रहेगा, है ना, शिवाजी का रहेगा, प्लस कुछ पेशवा। हालांकि ये फिर मॉडर्न में ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन क्या है, पैरेलल में बहुत से टाइमलाइन चलते हैं, तो ऐसा लीनियरली आप उसको पढ़ नहीं सकते। तो यहाँ तक क्लियर रहा, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको मैंने ये 10 नंबर को कंसोलिडेट करने के लिए बताया। अब मैं चलिए जल्दी से चलता हूँ मॉडर्न की तरफ, और मॉडर्न का पीटी में क्या है, तो बहुत ही बृहद सिलेबस है। और फिर वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, हिस्ट्री एक मिनट लीनियर तो है, मगर कम, बहुत से ज्यादा टाइमलाइंस उसमें एक साथ पैरेलली चलते हैं मॉडर्न का सिलेबस। देखिए मॉडर्न पढ़ाने का मेरा एक अपना अप्रोच है, और मेरे अप्रोच में क्या है कि सबसे पहले तो आप है जो आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं, यूरोपियों का आगमन वाला, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, वहां से आप शुरू कीजिए। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम लोग
सिखिज्म मराठा तो है, प्लस यहाँ पे आपको लेटर मुगल्स भी पढ़ लेना है, ठीक है। हर राजा के बारे में थोड़ा थोड़ा मिस हो गया था, ये लेटर मुगल्स एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। खैर, अराइवल ऑफ मुगल्स, ये सॉरी अराइवल ऑफ यूरोपियंस। अब यूरोपियन में आपको पता है अंग्रेज आए, फ्रांस आए, डच के लोग आए, और भी बहुत से लोग आए, हम लोग देखेंगे। तो मैं अब इसे यहाँ से ऐसे बांटता हूँ कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस में आए। अब हमें ये पता है कि पहले तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे भैया, सभी जितने भी कंपनीज आए, चाहे पुर्तगाली वाले आए या फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, हॉलैंड वाले आए, डच आए जिसे आप कहते हैं। उसके बाद हमें ये बात पहले से पता है, चूंकि देखिए हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये बात पहले से पता है कि अब अंग्रेज ही हमारे देश पे शासन करेंगे, है ना। तो सब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबका ओवरव्यू लेकर के, ओवरव्यू लेने के बाद हम सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी पे आएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आप देखिए, दो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि दो तरीके का युद्ध चल रहा है उसका, ठीक है ना। एक तो उसका युद्ध चल रहा है यूरोपियन कंपनी से, जिसमें आप देखिएगा कि स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली को हरा देंगे, तो बेदरा के युद्ध में डच को हरा देंगे, तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांस को हरा देंगे, इस तरह से। और एक उनका चलेगा यहाँ के इंडियन किंगडम से, इंडिजिनस किंगडम से, इंडिजिनस किंगडम से, है ना। तो मैं उसे बहुत टाइम लाइन में पढ़ाने में भी यकीन नहीं रखता हूँ। मैं हूँ कि यूरोपियन कंपनी से एक युद्ध चल रहा है, और भैया एक चल रहा है इंडिजीनियस से, जिसमें आप बंगाल पढ़ते हैं, पलासी, बक्सर, मराठा है, फिर आपके मैसूर है, सिख है, इसके अलावा भी दो चार है, अफगान भी है, थोड़ा सा आपका तिब्बत भी है, वो सब भी हम लोग देख लेंगे, छोटे छोटे वो भी है। ये चार मुख्य है ना, ये चार मुख्य। तो हम इस लड़ाई को समझेंगे। पहले हम लोगों को देखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन कौन है जी, तो यूरोपियन कंपनी है। और कौन है जी, तो इंडिजीनियस किंगडम है। क्या होता है ना, यहीं पे आकर के ये सब, और आप देखिए जैसे आप पढ़ते हैं, और क्या क्या है भैया, तो कार्नेटिक वॉर है। अच्छा आप बताइए, जैसे कार्नेटिक वॉर है, तो कार्नेटिक वॉर तो आपका इंडिजीनियस किंगडम के खिलाफ है ही, लेकिन फ्रांस से लड़ाई हो रही है, तो यूरोपियन कंपनी में भी आ सकता है। तो ओवरलैप होता है चीजें, है ना। तो हमें ये ओवरलैप को समझना होगा। जब भी हम एक फ्रेम में पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। वहीं पे बच्चे क्या होते हैं, वहीं पे आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार ये क्या हो गया, इधर कैसे हो गया, उधर कैसे हो गया। जब आप इसको इस तरह से समझेंगे, जब आप क्लास में बैठेंगे, आप पढ़ेंगे, मैं जब आपको डिटेल में चीजें पढ़ाऊंगा, कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले उसका ओवरव्यू दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, क्वेश्चन कैसे देखना है। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से भैया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी। ये तो तय है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, आगे चल करके ब्रिटिशर्स ने राज किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत जाएगी, तो हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, वो ऐसे नहीं रैंडमली नहीं पढ़ेंगे, टाइम लाइन से नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि इसने लैंड रेवेन्यू में क्या क्या चेंज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिसीज को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लैंड रेवेन्यू में आप तीन जानते हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है भैया, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, XYZ। लैंड रेवेन्यू में क्या किया इसने, एजुकेशन में क्या किया, आता है ना मैकॉले वाला क्वेश्चन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाला, एजुकेशन में क्या किया, इसका फेमाइन पॉलिसी क्या था। और देखिए ये जो है ना, ये बहुत ही ब्रॉड टाइम फ्रेम को कवर करेगा। ये कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं, कि नहीं सर ये 1805 की बात है, नहीं नहीं, ये उस समय से लेकर के 100-150 साल बाद तक का है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, मैं टाइमलाइन से नहीं पढ़ा रहा हूं। फेमाइन का क्या है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या कह रहा है, मतलब एक्ट्स, वो एक्ट जो आपके जैसे चार्टर एक्ट वगैरह हुए, 1885, ये 1773 का हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, 1792 का हुआ, 1812 का हुआ, इसी तरह से, सॉरी 1813 का हुआ, फिर आपका इसी तरह से 1833 में हुआ, 1853 में हुआ, इसी तरह से जो चलते रहा। चार्टर एक्ट वगैरह पढ़ेंगे, मेंस में भी सवाल आता है, काउंसिल एक्ट से 1861, ठीक है। इस तरह से मतलब एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चीजें अब बहुत ज्यादा, आप जब सिलेबस देखिएगा तो चीजें ओवरलैप होंगी, इसलिए हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भैया जब अंग्रेज इतना काम कर रहा है, ये भी ले आए वो भी ले आए, तो क्या लोग खुश हो जाएंगे, नहीं खुश होंगे, सभी लोग खुश नहीं होंगे, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नहीं खुश होंगे। जो नहीं खुश होंगे वो क्या करेंगे, वो रिवोल्ट करेंगे। रिवोल्ट में आपको तीन चीजें याद रखनी है।
एक तो होगा मेजर ट्राइबल रिवोल्ट, जो आपके मेंस का भी टॉपिक है, खासकर मुंडा और संथाल आपके मेंस का भी टॉपिक है। और इसमें मैं बता दूं, संथाल और मुंडा मेंस का भी टॉपिक है। इस बार भी संथाल विद्रोह से 8 नंबर का सवाल आया था। कुछ सिविल अपराइजिंग होंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर मेजर एक अपराइजिंग होगा 1857 का, ये अपराइजिंग के चैप्टर में ये आ जाएगा। मैं इसे टाइम से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं टॉपिक से पढ़ाऊंगा। हो गया, इसमें रिविलियन हो, ये अपराइजिंग हो गया। अच्छा, कुछ लोग हैं कि सोचेंगे अंग्रेज तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, जैसे ये लोग थे, इन्होंने सोचा कि अंग्रेज क्या है, एक थ्रेट की तरह है, अपराइजिंग कर दो, रिवोल्ट कर दो। उसी तरह कुछ लोग सोचेंगे कि अंग्रेज एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, एक कल्चरल बैकवर्डनेस हमें निकालने के लिए आए हैं, ये अपने व्हाइट मैन बर्डन से मुक्ति पाने के लिए आए हैं, तो उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए क्या करेंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का एक चैप्टर आएगा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, जिसमें आप पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, आप पढ़ते हैं भैया राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। और ये हर वर्ग में हुआ, तो ये कहाँ कहाँ होगा, हिंदुइज्म में होगा, मुस्लिम में होगा, सिख में होगा, नामधारी मूवमेंट वगैरह आप पढ़े होंगे, मस्जिद आसन सभा वगैरह पारसीज में होगा। तो ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी आपके मेंस का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब भी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 38 मार्क्स का आएगा, तो मैं इसको एनालिटिकली भी पढ़ाऊंगा और फैक्चुअल तो मैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। इसके बाद आप देखिए, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए, तो अब हमें थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ आना है, ठीक है ना। अब मैं अगला पेज पे आता हूँ, ये सब हो गया, अंग्रेज उंग्रेज आ गया, 1857 का रिवोल्ट हो गया। अब हमें कांग्रेस की तरफ आना है, तो उसके पहले हमें पढ़ना होगा प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कि कांग्रेस से पहले क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन देश में बने। और फिर आपका आ जाएगा 1885 का वो महान डेट, जिस दिन क्या बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद से हमारा जो टॉपिक है वो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन भैया मेंस में आते हैं तो 1885 से 1940, मेंस कह रहा हूँ मैं, पीटी में आते हैं तो 1885 से 1947 तक ही आता है। अब यहाँ से जब आप आइएगा ना, तो आपको यहाँ पे मॉडरेट फेज पढ़ना है। अच्छा, लोग कहते हैं कि मॉडरेट के बाद एक्सट्रीमिस्ट है, अरे भैया ऐसा थोड़ी है, थे तो साथ साथ ना, वो तो पढ़ने और पढ़ाने वाले ने बांट दिया ना। ऐसा थोड़े है, जब मॉडरेट थे तभी तो एक्सट्रीमिस्ट थे, तभी तो हो पाए एक्सट्रीमिस्ट, एक पक्ष रहेगा तभी तो दूसरा पक्ष का कोई महत्व होगा। मॉडरेट पढ़ेंगे, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्सट्रीमिस्ट के भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, होता है ना, तो वो क्या हो गया, रेवोल्यूशनरी हो गया। अच्छा, फिर ये समझ में आएगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, फिर आपका होम रूल लीग आ जाएगा, और जब होम रूल लीग आ जाएगा, एनी बेसेंट का चैप्टर क्लोज होगा, तो इस चैप्टर के क्लोज होने के बाद जो फेज आ जाता है, वहां पे हमारे आ जाता है गांधीयन फेज। गांधीयन फेज, गांधीयन फेज का आपको मोटा मोटी बात पता है, इसमें आप पढ़ते हैं चंपारण, मेंस में कई बार सवाल आया, इस बार भी आया, अगले बार भी आएगा, इस बार लॉन्ग में आया, अगले बार शॉर्ट में आएगा, हो सके लॉन्ग में ही आ जाए। चंपारण हो गया, फिर खेड़ा हो गया, मतलब गांधी के जो रीजनल मूवमेंट हुए, मतलब क्या कहना है जी, रीजनल मूवमेंट्स ऑफ गांधी। आप इस टॉपिक को समझिए, चैप्टर को मत देखिए, रीजनल मूवमेंट्स, चाहे वो अहमदाबाद वाला हो चाहे खेड़ा वाला हो, रीजनल मूवमेंट। फिर गांधी कहाँ जा रहे हैं, खिलाफत। अब गांधी कहाँ आ जाएंगे, ऑल इंडिया मूवमेंट पे, ऑल इंडिया मूवमेंट। ऑल इंडिया मूवमेंट में क्या होगा जी, तो 3 मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया। अब देखिए, आप कहिएगा सर ये तो 1920 में हो गया, ये 30 में हुआ, ये 42 में हुआ, तो ये आप एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं, आप टाइम से चलिए। मैं कह रहा हूं कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, जहां टाइम से चलना होगा वहां टाइम से भी चलूंगा, तो वो आप मेरे विजडम पर छोड़ दीजिए, और क्लास में जब आप बैठेंगे तो आपको एक अलग आनंद आएगा। और उसके बाद तो गांधीयन फेज हुआ, गांधीयन मूवमेंट चला। क्या देश में सिर्फ गांधीयन मूवमेंट चला था, नहीं सर, हम लोग तो ये पढ़ लेते हैं सर, लेकिन वो पूछ देता है कि महार सत्याग्रह कब हुआ था, मतलब देश में एक अम्बेडकराइट मूवमेंट भी चला। या हम लोग अगर एक ओवरव्यू पढ़ ले,
अंबेडकराइट या दलित मूवमेंट भी चला। तो क्या सर इस दलित मूवमेंट में या अंबेडकराइट मूवमेंट में गांधी नहीं है? बिल्कुल गांधी है। पूना पैक्ट में तो गांधी है, वो तो 1932 में हो गया, लेकिन अंबेडकर का एक अपना इतिहास भी रहा। तो वही मैंने कहा कि गांधीयन फेज तो चलता रहेगा, लेकिन बीच में कभी कभी आपका, जैसे मान लीजिए गांधीयन फेज चल रहा है, इसी दौरान अंबेडकराइट फेज भी चलेगा। अब आप इसी तरह देखिएगा, तो देश में क्या भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान नहीं बना? बना सर। तो एक कम्युनल मूवमेंट भी साथ में चल रहा है। एक भी क्वेश्चन मैं आपका छूटने नहीं दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं, चाहे कितना भी हार्ड सवाल आए पीटी में, कुछ भी आए। जब आप अलग से एक चैप्टर पढ़ते हैं कम्युनल मूवमेंट, तो आप फिर से पढ़ना शुरू करते हैं 1906 से। 1906 ही क्यों, आप अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट से पढ़ना शुरू करते हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट से, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मूवमेंट से लेकर के 1947 तक पढ़ते है ना। फिर वहां पे 1906 आता, फिर भैया जिन्ना का 14 पॉइंट आता, फिर भैया डायरेक्ट एक्शन डे आता, उसके पहले आपका क्या आता है, लाहौर रेजोल्यूशन आता है, फिर डायरेक्ट एक्शन डे आता है। तो ये भी पैरेलली चल रहा है। तो क्या इस दौरान 1935 नहीं आया? बिल्कुल आया। तो वही मैंने कहा कि बहुत सी चीजें पैरेलली चलेंगी। आप चूंकि नए बच्चे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि फाउंडेशन में है, तो आपको बहुत आइडिया होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इस तरह से कम्युनल मूवमेंट देखेंगे। उसी तरह से जब हम अम्बेडकर का मूवमेंट देखेंगे, तो ये भी पैरेलल चल रहा है इसी के, है ना। अंबेडकर का मूवमेंट 1920 से शुरू होगा, 1947 तक जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो 1953 का हिंदू कोड बिल के बाद अंबेडकर, 1956 में अंबेडकर की मृत्यु हो जाती है ना। तो ये पैरेलली चलते रहेगा। कम्युनल मूवमेंट हो गया। उसके बाद हम एक ओवरव्यू लेंगे 1940 से 1947 तक, इसका एक ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि इसमें आप जानते हैं अगस्त ऑफर, आपका क्रिप्स मिशन, आपका वेवेल प्लान, इस तरह से बहुत सी चीजें। तो इसका फिर एक 8-10 साल का अंतिम का हम लोग एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू लेंगे। अब इसमें बहुत सी छोटी छोटी बातें खुद ब खुद आ जाएंगी, जैसे आपका सत्याग्रह वाली बात हो गई, इंडिविजुअल सत्याग्रह वाली बात हो गई। तो ऐसे जब आप बैठेंगे तो आपको भी इतना मतलब है कि आपको मैंने इतना बताया, तो इसके बीच में हजारों बातें आएंगी, जिसका बहुत बढ़िया से नोट्स भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको क्लियर करके आपका सारा का सारा यहीं पे आपका निपटारा कर दूंगा 35 मार्क्स का। और अगर आप इसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस अप्रोच से पढ़ेंगे, तो आपको PYQ बनाने में भी मजा आएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। और पढ़ने का समझ जाइए एक ही अर्थ है, एक ही फंडा है, कि आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाए प्लस आप PYQ बना ले, कहीं से भी बना ले, कोई भी किताब से बना ले, घटना चक्र से बना ले, लूसेंट से बना ले, वो PYQ आपसे बनना चाहिए क्लास के नोट्स के बाद, तभी मानिए कि पढ़ाई हुई। मतलब क्लास में जो नोट्स लिखाया जाए उससे नहीं नहीं तो 90% प्लस आपका PYQ बन जाना चाहिए। क्योंकि भैया आप ये बात समझिए, PYQ नहीं है, वो वही सवाल है जो एग्जाम में आया है ना। तो मतलब उसी तरह के सवाल आएंगे। तो आपको मैंने ये ओवरव्यू दिया, इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। मिसलेनियस में बहुत से टॉपिक है, बुक्स एंड ऑथर हुए, फिर आपका वाइसरॉय हुआ, फिर आपका सेशंस वगैरह हुए। हिस्ट्री आपको पता है बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। जब आप मूवमेंट वाइज पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस सेशन में क्या हुआ था, इस सेशन में क्या हुआ था, है ना। चलिए इसी के बाद और थोड़ा सा हम लोग उसके बाद देख लेंगे 1-2 क्लास में पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत कुछ नहीं है, 1 से 2 क्लास में ये हो जाएगा। एक तो आपका क्या है जी, प्रिंसली स्टेट वाला जो मैटर है, क्योंकि सवाल आ सकते हैं। प्रिंसली स्टेट, लिंग्विस्टिक वाला मैटर इस बार तो मेंस में आ गया पॉलिटी में, जिन्होंने क्वेश्चन देखा होगा 78 का मेंस में आ गया, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो इस तरह के कुछ बातें हैं। तो यहाँ पे आपका पीटी का सिलेबस कंप्लीट हुआ। चलिए, तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पढ़ने बैठिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप PYQ बनाइएगा तो आपको पूरा ही समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम बात करते हैं जहाँ से, ये तो चलिए बेड़ा पार हो जाएगा आपका मेंस का। 1 मिनट रुकिएगा, पता नहीं उधर चला गया। मेंस कितना का आता है? 114 मार्क्स का।
इसमें क्या होता है जी, एक होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एक तरफ होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट कितने आते हैं, तो शॉर्ट आया क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी डी ई, ये रहेगा 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। कितना हो गया 24, 31, 38, मतलब ये टोटल कितना हो गया 38। लॉन्ग क्वेश्चन कितना रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी, मतलब या तो ए लिखना है या तो बी लिखना है, लेकिन कोई एक लिखना है। 3 में ए और बी, आपको 2 में से कोई एक लिखना है और 3 में से कोई, ऐसा नहीं कि ये दोनों आता है तो यही दोनों लिख दिए, कोई फायदा नहीं होगा। पहला वाला काउंट होगा, दूसरा वाला काट दिया जाएगा। मतलब 2 में से एक लिखना है और तीसरे में से एक लिखना है, ठीक है। मतलब यहाँ से, और ये कितने मार्क्स का है, ये भी 38 का और ये भी 38 का। टोटल कितना हो गया भैया, टोटल हो गया 114 मार्क्स का। आज भी जब बीपीएससी का पूरा ट्रेंड बदल रहा है, तो आज के डेट तक भी 17वीं के मेंस तक भी मेंस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। थोड़ा सा कल्चर वाले क्वेश्चन में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में थोड़ा सा एक बार टेम्पल पूछ दिया है और एक बार केप पेंटिंग पूछ दिया है। चलिए अब हम देखते हैं मेंस को, मेंस को हम कैसे टैकल करेंगे। तो मेंस के लिए आप समझिए कि आपका मुख्य मुख्य मुद्दा क्या है। मेंस का मुख्य मुद्दा सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर। पिछले 2-3 एग्जाम का, मेंस एग्जाम का, मेंस की अब मैं बात करूंगा, पीटी के माइंडसेट से आप बाहर आइए, मेंस के बारे में समझिए। आप पिछले 2-3 एग्जाम को, अगर मेंस एग्जाम को देखें, तो आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन है ना, वो आपके शॉर्ट में पूछ रहा है और 2 पूछ रहा है। मतलब या तो 8-8 नंबर का पूछ रहा है 16, या 8 और 7 नंबर का पूछ रहा है 15, या 7-7 नंबर का पूछ रहा है। या जैसे आप पिछले देखेंगे तो मौर्य और पटना कलम उसने 7-7 मार्क्स में पूछा, मतलब 14 नंबर का। इजी है, बहुत इजी है स्कोर करना। यहाँ कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं कि कुछ भी ना छूटे। सबसे पहले मौर्यन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, फिर आपका पटना कलम, ये तो आपको एकदम सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है। इसके अलावा जो कुछ बार पूछे गए, टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, टेम्पल आर्किटेक्चर। फिर आपको पूछा गया केव आर्किटेक्चर, उसी में केव पेंटिंग पूछ दिया गया था। केव आर्किटेक्चर, उसी में हम लोग पेंटिंग भी देख लेंगे। इसके अलावा एक बार मधुबनी पूछा जा चुका है शॉर्ट में, मतलब उस समय लॉन्ग ही आता था मगर शॉर्ट में पूछा गया था ये। और फिर क्या है, मंजूषा अगर आप पढ़ लेते हैं, जो आपके भागलपुर वाले क्षेत्र में है। तो ये 7 के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के बाद पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में देखिए आप, जो सीधा सीधी मेंशन है वो है गांधी, नेहरू, टैगोर। तो क्या गांधी के बारे में पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ने से होगा, नहीं। गांधी के पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, सोशल आउटलुक, उनका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, उनका एजुकेशन को लेकर के क्या फंडा रहा, इन्वायरमेंट को लेकर के क्या रहा, इस बार कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से आया, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को लेकर के क्या रहा, XYZ। और 2-4 बात। नेहरू, नेहरू का आपको सबसे पहले विजनरी कैसे थे, आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया वाला क्वेश्चन आता है। नेहरू का सेकुलरिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म, फॉरेन पॉलिसी, ये सब डायमेंशन आपको कवर करना होगा, नहीं तो आप सवाल नहीं टैकल कर पाएंगे। टैगोर, टैगोर में आपको इनका रोल इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट,
इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या रोल रहा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इनका आर्क, इनका लिटरेचर में क्या रोल रहा, इनके लिटरेरी वर्क के बारे में। इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म पे इन्होंने क्या कहा। उसके बाद इनका रहा, शॉर्ट में यहां लिखता हूं मैं, एजुकेशन। और फिर इस एजुकेशन को गांधीयन एजुकेशन से हम कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके देखेंगे। तो यहां से इस बार देखिए आप, अगर गांधी को सेंटर पे मान के चले तो चंपारण के साथ और एक गांधी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, मतलब मेंस में एक क्वेश्चन गांधी से सीधा सीधी आया, तो आप ये पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। इसके अलावा कुछ माइनर पर्सनैलिटीज है जिससे पीवाईक्यू में सवाल आ चुके हैं। पर्सनैलिटी का वो मेजर पोर्शन था जहां से मेंस आते हैं, यहां से जब भी आएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा, जो आ चुके हैं और जो आ सकते हैं उस पर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एक बार आ चुका है इन पे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी पे आ चुका है, 5 6 नंबर 7 नंबर का लिखने के लिए। बी आर अम्बेडकर, लोहिया, इन पे जब भी आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। जेनरिक 5 7 टॉपिक पॉइंट्स इन पे हम कवर करेंगे, इनके फिलोसफी को देखेंगे, क्या क्या किताबें लिखी, क्या अचीवमेंट था, क्या ये था, वो सब हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में थोड़ा कर्पूरी ठाकुर जी भी चर्चा में है, तो हम लोग देख लेंगे, जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो 15-20 मिनट में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और इसके अलावा इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट का शॉर्ट में क्वेश्चन आ गया था, तो जयप्रकाश नारायण तो है ही इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश नारायण। तो इतना अगर आप पर्सनैलिटी से देख लेते हैं तो हो सकता है आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग यहाँ से ही निकल जाए। तो हमने क्या क्या देखा, आर्ट एंड कल्चर देखा और पर्सनैलिटी देखा। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, इससे आपके मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत एनालिटिकली, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से। इसके अलावा नेशनलिज्म पे कई बार हाल के 2-3 सालों में नेशनलिज्म पे बहुत ज्यादा सवाल आया कि नेशनलिज्म क्या है, क्या फैक्टर्स रहे उसको, मतलब नेशनलिज्म के कंसेप्ट पे हम लोगों को सवाल आया, मेंस का लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। सोशियो रिलीजियस भी जब भी आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा क्या है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में बीपीएससी का फेवरेट है क्विट इंडिया मूवमेंट, मगर जब हम लोग देखेंगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, क्योंकि क्वेश्चन में 38 मार्क्स में एक पार्ट ये भी रहेगा कि विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपके, अगर आप एग्रेरियन रिवोल्ट में देखें, एग्रेरियन सेक्शन को देखें, तो यहां से आपको शॉर्ट में एक बार आया है नील विद्रोह, नील रिवोल्ट 1858 वाला, यहाँ पे चंपारण आ जाता है। और इसके अलावा हम लोग देख लेंगे किसान मूवमेंट बिहार में, किसान मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू सहजानंद स्वामी, सहजानंद सरस्वती, ठीक है। इसके अलावा फिर ट्राइबल से एक सवाल आए थे, इस बार भी आया संथाल से, तो ट्राइबल में हम देख लेंगे, दो है मुख्य, मुंडा और संथाल। शॉर्ट क्वेश्चन ही आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, मगर हम शॉर्ट और लॉन्ग, मैं इस पे 2-2 क्वेश्चन लिखवाऊंगा, मुंडा से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, संथाल से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम लोग देख लेंगे। ट्राइबल पे हो गया। इसके अलावा कुछ जो हाल फिलहाल में सवाल आए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, आईएनसी आप समझ रहे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब जो आप बल्ब ये थ्योरी पढ़ते हैं आप, सेफ्टी बल्ब थ्योरी या लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, मतलब इसका ओरिजिन। और पिछले 1-2 साल या 1-2 एग्जाम पहले मॉडरेट से सवाल आए थे, तो मॉडरेट, उनके प्रोग्राम, पॉलिसी, क्रिटिसिज्म, अचीवमेंट सब, एक्सट्रीमिस्ट, इनके बारे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है।
इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, इसके अलावा हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे आपका 1919 खिलाफत, 1928 नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि यहां से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। और क्या ले लेंगे, 1940 अगस्त प्रपोजल, 1940 क्रिप्स मिशन, यहाँ से सवाल आ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिप्स मिशन। और जो भी फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करते हैं 1940। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो और आपका आता है जो कंफर्म होता है वो होता है आपके एक्ट से। तो ये तो मैं आपके पीटी के समय मैंने बताया कि एक्ट्स में कवर कर दूंगा। उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, यहाँ से आता है 57 के बाद से, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है 1857 के बाद से ही ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे 50। बाकी मैं 70 73 से कवर कर दूंगा। 61 का काउंसिल एक्ट, 1892, 1909, 1919, 1935 और आपका 1947। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। इस बार 1961 आया था, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से भी सवाल कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मिसलेनियस में भी 4-5 टॉपिक बचेंगे, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाता है एग्रेरियन वाले से, ट्राइबल से आ जाता है, यहाँ से फिर आपका इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट शॉर्ट में आ गया था, और इसके बाद पर्सनैलिटी से एक क्वेश्चन आ जाता है आपके शॉर्ट में, मतलब कई बार आया है, और फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर से तो कई बार 2 भी आ जाता है। इसके अलावा भी एक बार क्वेश्चन आ गया कि बिहार कैसे मतलब स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का एक सेंटर रहा है। तो इस तरह के बहुत से मतलब एक ओपन एंडेड टाइप के सवाल होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो मैंने ये एक ओवरव्यू देने का कोशिश किया। मैंने जितना बोर्ड पे लिखा उससे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उससे 20% ज़्यादा ही आपको पढ़ाऊंगा क्लास में। यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा ही गाइडेंस मिलेगा। ये एक ओवरव्यू देने का प्रयास किया ताकि जो नए बच्चे हैं, जो भी नई शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें एक समझ तो आए कि आखिर है क्या सामने, हमें क्या कवर करना है। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और चलिए फिर हम आप लोगों से रूबरू होते हैं क्लास में। धन्यवाद।